बोला था मैंने पिछली क्लास में। तो यहाँ से फोटो खींच लेना क्वेश्चंस की, और क्या। चलो ओके, ठीक है। चलो करें एक बार, थोड़ा सा रिविजनरी टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे और आपके PYQs कवर हो जाएंगे इसमें। तो कुछ सेलेक्टिव ही क्वेश्चंस है जो करने हैं, ऑफ कोर्स सारे नहीं करने, मतलब मेरे को, बाकी तो आप कर ही लोगे। तो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, तो ले लो चाहे तो फोटो। मैं भेज देता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को। चलो तो पढ़ना क्या कह रहा है। वो कह रहा है मेसर्स पावर ट्रैक लिमिटेड परचेस्ड अ प्लांट फॉर $50,000 का प्लांट खरीदा ऑन 31 अक्टूबर 2015, पेबल आफ्टर 6 मंथ्स। 6 महीने बाद पेमेंट करनी है। तो एक बार ज़रा बता दो कितने में क्या डेट आएगी 6 महीने बाद। आफ्टर 6 मंथ्स क्या डेट बैठेगी? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 1 या अप्रैल 30, कुछ भी बोल लो। हाँ, अब यहाँ पे बीच में ही आपकी बैलेंस शीट डेट आ जाएगी, बिल्कुल सही, 31 मार्च। अच्छा, फिर कह रहा था कंपनी एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 6 मंथ एट ₹64.25 पर डॉलर। तो याद आ गया, बिल्कुल लास्ट में हमने करा था, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में दो बातें थी, या तो स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए लिया हो या नॉन स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए लिया हो। तो यहाँ पे क्या केस है? नॉन स्पेकुलेटिव, क्योंकि हमने जेन्युइन एक ट्रांजैक्शन करी है जिसकी वजह से हमें डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है आफ्टर 6 मंथ्स। अच्छा, ऑन 31 अक्टूबर 2015, मतलब जिस दिन की ट्रांजैक्शन हुई उस दिन एक्सचेंज रेट, यस करेक्ट, स्पॉट रेट दे रखा है 61.5 रुपीज पर डॉलर। तो फॉरवर्ड रेट कितना है? 64.25 फॉरवर्ड, और ये स्पॉट रेट कितना है? 61.5 पर डॉलर। करेक्ट। तो याद आ गया आपको क्या करना होता था इसमें। अगर नॉन स्पेकुलेटिव पर्पस होता है तो हमने टेक्निकली बोला था हम प्रीमियम या डिस्काउंट निकालते हैं, सिंपली स्पीकिंग गेन या लॉस निकालते हैं। लेकिन ये गेन या लॉस निकालने के लिए क्या कंपेयर करते हैं? फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट। तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारा गेन या लॉस होता है, और उसको हमें क्या करना होता है? कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में बेसिकली एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से बुक करना होता है, रिकॉग्नाइज करना होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मेरा फाइनेंशियल ईयर चेंज कब हो रहा है? 31 मार्च को। तो टोटल तो 6 मंथ्स है, तो 31 मार्च से पहले कितने महीने? करेक्ट, 31 मार्च 31 मार्च से पहले 5 मंथ्स है, 31 अक्टूबर टू 31 मार्च, और अप्रैल का 1 महीना है। तो आफ्टर 31 मार्च 1 मंथ है। ठीक है। तो आपको जो भी प्रॉफिट है लॉस जो भी आपका निकलेगा, आपको 5:1 के रेशो में इधर और उधर बांट देना है। तो कैसे कराया था मैंने आपको ये? तो एक आपका होता है फॉरवर्ड रेट, यहाँ नहीं, इसको यहाँ पे करेंगे। चलो, एक होता है फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट है 64.25 लेस स्पॉट रेट। स्पॉट रेट कितना था?
61.5 2.75 डिफरेंस आ गया रुपीस। फायदा है कि नुकसान है? आज 61.5 चल रहा है, बाद में 64.25 हो जाएगा। फायदा कि नुकसान? नुकसान है, महंगा हो रहा है ना, महंगा हो जा रहा है ना डॉलर, तो ये तो हमारा नुकसान है। आज ही अगर हमने पे कर दिया होता तो 61.5 का ही पड़ता डॉलर, लेकिन हम क्योंकि 6 महीने बाद कर रहे हैं तो हमें महंगा पड़ रहा है, तो हमारा एक तरह से लॉस हो रहा है। अच्छा, फिर कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट कितना है? कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट कितने डॉलर्स हमने लेने हैं? 50,000, तो $50,000। तो करेक्ट, तो टोटल लॉस कितना हो गया? 50,000 इंटू 2.75, 1,37,500, तो रुपीज 1,37,500। तो टोटल $50,000 में 2.75 रुपीज के हिसाब से हमारा ओवरऑल लॉस इतना हो गया। फिर क्या करना है? ये तो आपने टोटल लॉस निकाल दिया, इसको फिर ठीक है, तो फिर हम इसको बांट देंगे, तो हम बोलेंगे लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड। तो पेपर में ऐसी करके आना, बिल्कुल सही बैठ जाएगा आपका मामला। फाइनेंशियल ईयर कौन सा था एंडिंग? बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो 2015-16 चल रहा है आपका, है ना। तो इन 2015-16, तो वही बात है ना, 137,500 लॉस आपका टोटल कितने महीनों का है? 6 महीनों का लॉस है। और इस फाइनेंशियल ईयर में आपने बोला कितने महीने बैठ रहे हैं? 5 महीने बैठ रहे हैं। 114, फिर 583.3, तो 583 ले ले राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेटली, बाकी भी चेक करते रहना इसको। और लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जो कि क्या पड़ रहा है? 2016-17, तो फिर वही बात, 137,500 का लॉस है, टोटल 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का है, और अगले साल में सिर्फ 1 महीना, अप्रैल का ही महीना फॉल कर रहा है। 22,917, ठीक है। तो टोटल मतलब ऐसे राउंड ऑफ करना कि टोटल मिला के आपका 137,500 आना चाहिए। बस लिटरली कितने 4-5 लाइन का क्वेश्चन है, कितने नंबर का क्वेश्चन है देख लो, आप खुद ही देख सकते हो। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, इतना सा काम करना है आपको फॉर 5 मार्क्स। तो आई थिंक फेयर है। तो ये तो आई थिंक सो हमारे बिल्कुल स्टडी मैट के क्वेश्चन की कॉपी थी, फिगर्स बदल गई, महीने बदल गए, वो इतना ही डिफरेंस है। तो स्टडी मैट में हमने कर ही लिया था ऐसा क्वेश्चन लास्ट में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है काफी। अनफॉर्चुनेटली आईसीआई का सजेस्टेड आंसर, एटलीस्ट मैं तो बिल्कुल भी एग्री नहीं करता उससे। हाँ, हालांकि उन्होंने बाद में लिखा, नोट में लिखा भी है कि भाई इसको अलग ढंग से भी किया जा सकता था, ऐसे करके उन्होंने नोट डाला है। बट उन्होंने जो फंडा लगाया, जो भी कारनामा करा है, मैं उससे बिल्कुल भी ज्यादा मतलब बिल्कुल सेंसलेस मेरे हिसाब से उन्होंने आंसर किया हुआ है। तो भाई मैं तो अपने लॉजिक के हिसाब से, जो बिल्कुल सिंपल बात है उसके हिसाब से कराऊंगा। उन्होंने अननेसेसरी उल्टी सीधी काम कर रखे हैं, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन मुझे एटलीस्ट कराना भी है। अच्छा क्वेश्चन है बाकी, और ऐसे ही लगभग क्वेश्चन हमने स्टडी मैट में भी किया था। इसमें बस एक नया छोटा सा एडिशनल पॉइंट है, और उसी पॉइंट को डील करने में गड़बड़ कर रखी है आईसीआई ने। बाकी तो सब ठीक करा है उन्होंने, और छोटा सा जो नया पॉइंट है उसको गलत डील कर रखा है, ठीक है ना। तो आप देखना, एक याद है हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था पीछे, मैंने इंपॉर्टेंट भी मार्क कराया था वहां पे भी उसको, तो ये वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। तो देखो क्या कह रहा है, अगेन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। वो कह रहा है एक्सप्लेन ब्रीफली द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नीडेड इन द फॉलोइंग केसेस एज पर AS11 ऑन 31 मार्च 2020। इस साल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपसे मांग रहा है।
वो कहता है पहला, शायद आपको याद आएगा पढ़ते हुए कि ऐसा करा था हमने, डेटर्स इंक्लूड अमाउंट ड्यू फ्रॉम मिस्टर एस ₹9 lakhs recorded at prevailing exchange rate on the date of sales, transaction recorded at $1 equal to 72। कुछ याद है आपको? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जिसमें उसने रुपीस में बता दिया था कि ट्रांजैक्शन रुपीस में कितनी रिकॉर्ड हुई, हमें उसे डॉलर में निकालना था कि डॉलर में कितनी की हुई थी, डिवाइड करके। हाँ तो ये स्टडी मैट का वो क्वेश्चन है, उमेश वाला है, उसमें यहाँ एस है, वहां उमेश था, ठीक है। अच्छा, $1 $1 इक्वल टू 73.5 ऑन 31 मार्च 2020, मतलब जिस साल की हमें, जिस डेट पे हमें बैठ के सारी ट्रीटमेंट करनी है, तो इसको बाय द वे हम बोलते हैं क्लोजिंग रेट। इसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग रेट। तो सही बोल रहे हो आप, ये आपका स्पॉट रेट हो गया, ये क्लोजिंग रेट हो गया, और टेक्निकली आपको एक ओपनिंग रेट भी दे रखा है, $1 इक्वल टू 72.5 रुपीज 1 अप्रैल 2019 का। क्या इसका कोई यूज है? क्या इसका कोई यूज है? द आंसर इज नो। इसका आपका कोई काम ही नहीं है, तो ये आपको जबरदस्ती जस्ट टू कंफ्यूज यू दे रखा है, ठीक है ना, तो इसका कोई काम नहीं है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, लॉन्ग टर्म लोन ऑन 1 अप्रैल 2019 फ्रॉम अ यूएस कंपनी अमाउंटिंग टू ₹75 लाख। ओके, तो लोन हमने 1 अप्रैल 2019 को लिया है, कितने रुपए का लिया? 75 लाख। फिर से वही बात है, हमने तो डॉलर में लिया होगा, क्वेश्चन ने आपको उस दिन के रेट के हिसाब से इसे कन्वर्ट करके बता दिया है। अच्छा, नीचे भी रेट दिया है उसने, एनीवे, ठीक है। तो अगेन इसको आपको क्या करना पड़ेगा? डॉलर में, हाँ डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, 5 लाख रुपीज वॉज रीपेड ऑन 31 दिसंबर, ये नया पॉइंट है। 5 लाख रुपए हमने 31 दिसंबर को रीपे कर दिए। अब देखो यहां पे पॉइंट ये है कि वो कह रहा है 31 दिसंबर को हमने 5 लाख रुपीज पे रीपे करे, तब ये क्लियर नहीं है कि ये 75 लाख में से पे करें या 31 दिसंबर को हमने डॉलर में रीपे करा था जिसका अमाउंट 5 लाख रुपीज आ रहा है। अब दोनों भी सिनेरियो हो सकते हैं। अब यही मेरे को जो लगता है, ईसीआई ने दूसरी चीज अज्यूम करी है, उन्होंने माना है कि 75 लाख में से 5 लाख रीपे करे, जबकि पढ़ के मेरे को जो लगता है, मेरे को क्योंकि जिस तरह से उसने ट्रांजैक्शन दी है सारी ऊपर से नीचे, वो यही तो कर रहा है, वो उस दिन का ट्रांजैक्शन डॉलर में हुआ है, वो आपको रुपीज में कन्वर्ट करके दे रहा है। तो मेरी इंटरप्रिटेशन ये है, जो कि ज्यादा लॉजिकल है मेरे ख्याल से, कि भाई हमने डॉलर में रीपे करा 31 दिसंबर को, लेकिन डॉलर में जितना भी रीपे करा उस दिन के रेट के हिसाब से हमारा कितना रीपे हुआ? 5 लाख रुपए। तो मैं तो क्या करूंगा, मैं तो एक कंसिस्टेंसी फॉलो करूंगा, जैसे हम सारी ट्रांजैक्शन में रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको भी मैं डॉलर में निकाल लूंगा कि 5 लाख में से कन्वर्ट करके डॉलर में कितना रीपे करा है। अच्छा, एनीवे, रिकॉर्डेड एट $1 इक्वल टू 70.5, क्या मतलब है इसका? कि जो 5 लाख रुपए की रीपेमेंट करी ना हमने, इस दिन का रेट कितना था? 70.5। तो इसको यूज करके आप इजीली अगेन डॉलर में इसको कन्वर्ट कर लोगे। अच्छा, इंटरेस्ट हैज बीन पेड एज एंड व्हेन डेबिटेड बाय द यूएस कंपनी। हालांकि इंटरेस्ट का कुछ काम ही नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। वो कह रहा है इंटरेस्ट जब डेबिट हो जाता है बाय द यूएस कंपनी जिसने हमें लोन दिया है, जब वो डेबिट करता है हम तब उसको पे कर देते हैं। सिंपली स्पीकिंग, यूएस कंपनी हमसे जब मांगती है इंटरेस्ट, हम उनको रीपे कर देते हैं। हालांकि अगेन नो रेलिवेंस, क्योंकि भाई है ही नहीं, इंटरेस्ट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, रेट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको इंटरेस्ट का क्या करना है? इग्नोर करना है। अच्छा, $1 इक्वल टू 73.5 रुपीज ऑन 31 मार्च 2020, तो वो रेट तो ऊपर भी दे रखा था सेम डेट का, क्लोजिंग रेट हो गया, और 1 अप्रैल का ओपनिंग रेट फिर से दे रखा है। लेकिन ये अब इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये रेट बताओ? हाँ, क्योंकि ये डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है, ये डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है। टेक्निकली इस लोन के लिए एक तरह से स्पॉट रेट बन गया, इस लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पॉट रेट बन गया, क्योंकि हमने लोन इसी दिन लिया है, ठीक है। तो आपको बताना है AS 11 के हिसाब से आप इसको कैसे डील करोगे। तो ऑब्वियसली पहले ये वाला पॉइंट डील करना है, वो तो खैर मेरे ख्याल से फर्स्ट वाला तो काफी इजी है, बिल्कुल स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन जैसा ही है। मेन मेरे को इस वाले पॉइंट को डील करवाना है, क्योंकि इसमें एक वो रीपेमेंट वाला हिसाब किताब उसने घुसा दिया है। चलो, डेटर वाला तो आप ही करवा लो, डेटर वाला।
फर्स्ट पॉइंट बताओ। तो हमने कहीं ना कहीं क्रेडिट सेल्स का रखी है, रुपीस में कितनी है, रुपीस में यहां से देखते रहना, अब 9 लाख रुपीस है। हाँ, अब इसको डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, स्पॉट रेट से डिवाइड कर दोगे, डिवाइडेड बाय रुपीस। कितना था स्पॉट रेट, 72 था, है ना, 72। चलो तो डॉलर में कितना आ रहा है देख लेते हैं, 9 लाख डिवाइडेड बाय 72, 12,500 आ रहा है, 12,500 डॉलर। अच्छा, अब ये जो डेटर मेरा आया ये याद आ गया, ये मॉनिटरी आइटम है। तो 31 मार्च 2020 को अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 31 मार्च 2020 को, तो मेरा डॉलर में मतलब जो डेटर है वो तो 12,500 है, तो मेरे को ये 31 मार्च 2020 के रेट पे लेके आना पड़ेगा। अब इस दिन जब मैं 31 मार्च 2020 के रेट पे लाऊंगा तो मेरा क्या होगा, फायदा या नुकसान, जिसको हम बताओ टेक्निकली क्या बोलते हैं, एक्सचेंज डिफरेंस। तो आपको तो बस यही तो पूछ रहा है कि भैया रेट चेंज हो रहा है, उसकी आप ट्रीटमेंट 31 मार्च 2020 को कैसे करोगे। तो क्या हो जा रहा है, रेट 72 से बढ़ जा रहा है 73.5, ठीक है, तो डिफरेंस, हाँ बिल्कुल, मतलब मुझे यही पॉइंट करना था, डिफरेंस तो चलो ये हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 12,500 डॉलर, तो कितना, मैं भी निकाल लेता हूँ, चेक करते हुए चलता हूँ, 12,500 इंटू 1.5, 18,750। ये फायदा है कि नुकसान है, सभी बताओ, ये फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। हाँ, यहां हमारा डेटर इंक्रीज हो गया, रेट बढ़ने से डेटर भी बढ़ गया, और डेटर हमारा एसेट होता है, तो एसेट बढ़ने का मतलब हमारा फायदा हो गया, गेन हो रहा है। मतलब सिंपल है ना, आज अगर हमें डेटर से पैसा मिलेगा तो हमको इतना डॉलर मिल जाएगा, इतना रुपये मिल जाएगा, मतलब हाँ। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, हमें तो पूरी ट्रीटमेंट बतानी है, तो लिखो, इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L एज इनकम बोल लो या गेन बोल लो, कुछ भी बोल लो। बस पहला पॉइंट तो डन हो गया। असली मजेदार पॉइंट तो दूसरा वाला है। चलो दूसरे वाले पॉइंट को थोड़ा सा मतलब डायग्रामेटिकली एक बार मैं जरा प्रेजेंट कर लेता हूं, इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर लेते ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 1 अप्रैल 2020 है ना, या 19 है, अच्छा सॉरी 19 है, 1 अप्रैल 2019 है, यहां 31 मार्च 20 है, ठीक है। ये काम वैसे पेपर में मत करना, यह भी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं। यहां पे क्वेश्चन ने बोला हमने लोन कितने रुपए का लिया, कितने रुपए का लोन लिया, 75 लाख, लेकिन ये तो वही बात है ना, हमने तो डॉलर में लोन लिया है, तो क्वेश्चन ने तो आपको उस दिन के रेट के हिसाब से रुपीस में खुद कन्वर्ट करके बता दिया है, तो हमें तो ये देखना है कि डॉलर में कितना लिया है। तो 75 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय 1 अप्रैल का स्पॉट रेट, 1 अप्रैल का स्पॉट रेट उसने बताया था 72.5, अब ये थोड़ा सा पॉइंट्स में आएगा शायद, ठीक है, 75 लाख डिवाइडेड बाय 72.5, 103.44, दो डेसिमल प्लेसेस तक ले लो, 2.28 ले लो, 275 करके आ रहा है ना, तो 0.28 ले लो, दो डेसिमल प्लेस तक ले लो। समझ में आ गया। तो हमने क्या करा है, इतने डॉलर का लोन लिया है, अब इसमें से कुछ पार्ट पेमेंट करी है। कौन सी डेट को पार्ट पेमेंट करी, मतलब पार्ट पेमेंट बोल लो, रीपेमेंट बोल लो, जो भी बोलना चाहो, हमने 31 दिसंबर 2019 को रीपेमेंट करी है। तो 31 दिसंबर थोड़ा मैं यहां पे मान लेता हूं, 31 दिसंबर 2019। तो अगेन यहां पे हमने 5 लाख रुपीस
रीपे करे। लेकिन बात तो वही है ना, ये तो डॉलर में रीपे करे होंगे। क्वेश्चन अगेन उस दिन के हिसाब से आपको रुपीस में कन्वर्ट करके बता दिया, तो फिर से आपको वही चेक करना है कितने डॉलर रीपे हुए होंगे। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय, अब आपको 31 दिसंबर 2019 का रेट चेक करना है। कितना बता रखा था उसने, ये देखो यहां बताया था 70.5। चलो 70.5, 5 लाख डिवाइडेड बाय 70.5, तो 7092 कुछ करके आ रहा है। 7092.2 ले लो, 198 आ रहा है ना, 198 आ रहा है, तो 20 ले लो। तो क्या, हाँ वो तो चलो कर लेंगे। मैं बताना चाह रहा हूं, मतलब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, हमने लोन इतने का लिया था 103,448.28, इसमें से रीपे कितना हो गया 7092.2। तो बिल्कुल जैसे कि आप बोल रहे हो, चलो आप ही की मैं सुन लेता हूं। अब 31 मार्च को इसमें आउटस्टैंडिंग कितना बचा, 103,448.28 माइनस 7092.2, 96,356.08। बता दो यार, इतने स्टेप पे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब ध्यान से समझना, सबसे पहली मैं आपको इस डेट पे फोकस कराना चाहता हूं जिस दिन हमने रीपेमेंट करी है। मुझे बताओ इस दिन हमने 7092.2 रीपे करा आउट ऑफ दिस अमाउंट, क्या यहां पे रेट चेंज हो गया, रेट चेंज हो गया एग्जैक्टली। आपको याद है ये लोन भी मॉनिटरी आइटम है, और हमने बोला था, मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन एग्जांपल बताया था कि मॉनिटरी आइटम के केस में बैलेंस शीट डेट पे या सेटलमेंट डेट के डेट पे, दोनों में भी जब रेट चेंज होता है तो आपको उसका फायदा या नुकसान निकाल के रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। हाँ तो देखो यहां पे हमारी जो रेट था, जब लोन लिया था तो रेट 72.5 का चल रहा था। अब जिस दिन हमने रीपेमेंट करी है उस दिन मेरा रेट क्या हो गया, कम हो गया, रेट कम हो गया। और क्योंकि बिल्कुल आप अगेन सही बोल रहे हो, ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कहीं ना कहीं एक तरह से कम हो गई, तो हमारा यहां पे क्या हो गया, एक गेन हो गया। लेकिन गेन सिर्फ कौन से अमाउंट पे हुआ है, पूरे लोन पे नहीं हुआ है। अभी हमें यहां पे पूरे लोन पे नहीं देखना, सिर्फ जितना अमाउंट आपने रीपे करा है सिर्फ उस पार्ट पे, दैट इज ये $7092.2 जो हमने रीपे करे, खाली इस अमाउंट पे गेन हुआ है, बाकी पे नहीं हुआ। बाकी तो आगे चलता रह रहा है लोन। समझ में आ गई मेरी बात। तो सबसे पहली बात, यहां पे गेन कैसे निकालोगे, $7092.2 मल्टीप्लाइड बाय 72.5 माइनस 70.5, सिंपली स्पीकिंग ₹2 पर डॉलर का, तो 14,001, ओह डॉलर नहीं, सॉरी रुपीज है ना यार, थोड़ा सा ये रुपीस में है गेन, 14,184.4। क्या ये गेन आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके बाद अगला बताओ क्या काम करना चाहिए आपको। ये गेन तो आपका हो गया, ये पीएनएल में चला जाएगा। अभी तो सोल्यूशन निकालेंगे, सोल्यूशन करेंगे, अभी तो सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। अब यहां पे देखो, राइट, ये बैलेंस शीट डेट आ गई। अब मेरे पास इतने डॉलर का लोन बचा हुआ है, तो अब मुझे इस बचे हुए लोन पे जो भी एक्सचेंज रेट का डिफरेंस आ रहा है उसका फायदा या नुकसान देखना है। तो पहले बैलेंस शीट के डेट पे कितना मेरा रेट हो जा रहा है अभी, एक मिनट, 73.5, बिल्कुल सही। और यहां पे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, फिर से किससे कंपेयर करोगे, ये अमाउंट से, करेक्ट। तो अब यहां पे क्या हो जा रहा है, रेट बढ़ जा रहा है अगेन, मतलब जिसकी वजह से लाइबिलिटी बढ़ जा रही है, तो यहां पे मेरा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। समझ में आ गया। तो कितने का लॉस हो रहा है, तो अब कितने अमाउंट पे आप लॉस निकाल रहे हो, $96,356.08 मल्टीप्लाइड बाय
वही 1 रुपये, वैसे तो 1 रुपये है बट मैं प्रॉपरली दिखा रहा हूं 73.5 माइनस 72.5, तो 1 रुपये का आ गया, ये आ रहा है 96,356.08 का लॉस। तो ये आ गया गेन, ये एक्सचेंज डिफरेंस का गेन है, ये आ गया लॉस। देख लो भाई। क्या कह रहे हो? हाँ अभी देखो क्या एंट्री होगी, मैं एंट्री भी बता देता हूं, मांगी नहीं है बट मैं आपको क्लैरिटी के लिए एंट्री भी बता देता हूं, बट एक कैलकुलेशन आप भी ऐसे कर लो, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक ही मसाले वाला पॉइंट आ गया, अगर ये पॉइंट ना होता तो फिर ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट जितना ही आसान हो जाता, डेटर वाले जैसा। नेट कर देंगे भाई, दोनों भी एक्सचेंज डिफरेंस ही है ना, तो दोनों को नेट कर देंगे। तो देखो यहां पे एंट्री कितनी होगी, यहां पे एंट्री क्या होगी, यहां पे मैं यहां पे एंट्री कराना चाहता हूं, यहां पे एंट्री क्या होगी, व्हाट विल बी द एंट्री। देखो क्या एंट्री होगी आपके खाली समझने के लिए, लोन अकाउंट डेबिट, रीपेमेंट की एंट्री पूछना, लोन अकाउंट डेबिट कितना आएगा, गलत, 5 लाख का एक्चुअल पेमेंट हुई है बैंक से, फिर से गलत, आप रुपीस में एंट्री कर रहे हो। 7092.2 डॉलर्स आप रीपे कर रहे हो। ओरिजिनल लाइबिलिटी कितने रेट पर थी, ओरिजिनल 72.5 पे थी ना, तो लोन आपका 72.5 के रेट से खत्म हो रहा है। 5 लाख रुपीस तो एक्चुअल पेमेंट हुई है, वहीं तो फायदा या नुकसान आ रहा है। 7092.2 इंटू 72.5, 5,14,185 अप्रोक्सीमेटली, 5,14,185 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। टू बैंक अकाउंट, बैंक से कितना गया, यहां पे आएगा 5 लाख, क्योंकि आज आप जब रीपेमेंट कर रहे हो तो आपकी जेब से कितना पैसा गया है, 5 लाख रुपए गया है, और जो डिफरेंस है यही तो एक्सचेंज डिफरेंस है, अप्रोक्सीमेटली, वो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस होगा बट अप्रोक्सीमेटली यही आ रहा है 14,185, यही तो निकाला आपने गेन, वो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, बाकी जो है 0.6 का, बट मोटा मोटा यही तो गेन निकाला आपने। तो ये रीपेमेंट के दिन एंट्री होगी आपकी, समझ में आ गया। और यहां पे क्या एंट्री होगी, यहां पे इधर, तो यहां तो सिंपल होगी, एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, इसी अमाउंट की 96,356.08 की, 96,356.08 या अप्रोक्सीमेटली 356 तक भी ले सकते हो। ये जनरल एंट्रीज होंगी। फिर अब आप बिल्कुल सही एनालिसिस कर रहे हो कि सर यह एक्सचेंज डिफरेंस क्रेडिट हो रहा है और यहां पे एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट हो रहा है, तो इसको जब पीएनएल में ट्रांसफर एंट्री होगी तो क्या होगा, दोनों अलग अलग से थोड़ी ना जाएगा, दोनों नेट अमाउंट पे जाएगा। तो नेट अमाउंट कितना है, 96,356.08 माइनस 14,184.4, अप्रोक्सीमेटली 82,172। तो पीएनएल में कितना जाएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट 82,172। समझ में आ गया आपको। वैसे तो यही ठीक ठाक प्रेजेंटेशन से कर ही लिया है समझने के लिए, एंट्रीज फॉर अंडरस्टैंडिंग है, दोबारा कह रहा हूं, करके मत आ जाना पेपर में, टाइम खराब करोगे अपना। एंट्रीज मांगी नहीं है तो करनी नहीं है, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए करी मैंने, समझ में आ गया। चलो तो अब बताओ
अब मैं इसको प्रॉपर सॉल्व करता हूँ, पेपर में थोड़ी ना ये सब कारनामा करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सबसे पहले कैलकुलेट करोगे लोन इन डॉलर्स, लोन इन डॉलर्स कैलकुलेट करोगे। मैं सारा यहीं से देख देख के करूंगा। 75 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय, किस रेट से डिवाइड करके निकाला था हमने, 72.5। तो आप ऐसे काम करोगे पेपर में। आप पहले क्या करोगे, जब क्वेश्चन आएगा पहले डॉलर्स में लोन निकालोगे। यह आया था 103,448.28, 103,448.28, ये डॉलर आ गया, डॉलर में लोन आ गया। ये लोन कब लिया था, ऑन 1 अप्रैल 2019। अब रीपेमेंट करी हमने रीपेमेंट करी, कौन से तारीख को रीपेमेंट करी, 31 दिसंबर 2019। तो फिर से पहले डॉलर में निकालोगे कि कितनी रीपेमेंट करी, तो 5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 70.5 था, शायद 70.5 था। तो डॉलर में कितना आया था, 14,184, नहीं सॉरी ये तो गेन था, ये आया था 7092.2, 7092.2 डॉलर्स। ठीक है, फिर क्या निकालोगे, एक्सचेंज डिफरेंस रीपेमेंट पे, जो कि क्या आया था, हमारा फायदा आया था ऑन रीपेमेंट। बिल्कुल सीधा सीधा आंसर था इसका, सीधा सीधा प्रेजेंटेशन था, पता नहीं क्या रहता फैला दिया ऐसे ऐसा। देखना मत इसका आंसर, कृपया आपका दिमाग घूम जाएगा। ठीक है, तो सजेस्टेड आंसर देखना मत, मैं एकदम सिंपल प्रेजेंटेशन से करा रहा हूं। हाँ मतलब मैं पूरी कैलकुलेशन, मतलब आप पेपर में पूरी कैलकुलेशन करके दिखाओगे ना। तो 7092.2 मल्टीप्लाइड बाय कितना रेट हो गया था फिर, 70.5 और 72.5। तो ओरिजिनल रेट 72.5 था, आज रीपेमेंट के टाइम 70.5 हो गया। तो ये कितना आया था, 14,000.4। या पॉइंट्स को आप राउंड ऑफ कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, 14,184 का भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, हो गया। उसके बाद फिर क्या आएगा, बैलेंस शीट डेट पे एक्सचेंज डिफरेंस, और आपके लॉस आया था, ये कौन सी तारीख को निकाल रहे हो, ऑन 31 मार्च 2020। ऑन रिमेनिंग लोन, बचे हुए लोन पे आपका कितना एक्सचेंज लॉस आया। तो ये पूरी कैलकुलेशन कैसे दिखाओगे, आप बोलोगे देखो भाई ओरिजिनल लोन कितना था, 103 क्या था अमाउंट, 448.28 माइनस इसमें से कितने डॉलर रीपे हो गए, 7092.2। तो वैसे इसका रिमेनिंग लोन का आंसर कितना आ रहा था, चलो मैं फिर से निकाल देता हूं, 10, हाँ ऐसे ही कुछ आ रहा था, 96 करके कुछ आ रहा था, 96,356.08। और इस पे कितने का लॉस हो गया, 1 रुपीज का। 73.5 का रेट था, 72.5 का रेट था, अब 73.5 हो गया, यही था। तो ये आ गया रुपीस में 96,356.08। तो देयरफॉर फिर आपने बाद में क्या बोला था, जो कह रहे थे कि दोनों को आपस में नेट कर लो। तो देयरफॉर नेट एक्सचेंज लॉस कितना हो गया, 96,356.08 ये लॉस है, माइनस 14,184.4। तो नेट में आपका कितने का लॉस हो गया था, ये भी वैसे निकाल लिया था, 356.08 माइनस 14,184.4।
हाँ 82,171.68, ये आपका नेट एक्सचेंज डिफरेंस या लॉस आ गया। समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन था। आई थिंक सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपको यही वाला मिलेगा। वैरायटी है एक दो और, वो भी करा रहा हूं, बट अच्छा क्वेश्चन है ये। आप सवाल उठा इसका करोगे क्या, इस अमाउंट का, इस अमाउंट का क्या करोगे? या तो इसको रिकॉग्नाइज करोगे इन पीएनएल, रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल, और मुझे फटाफट से बताओ, अगर मानो अज्यूमिंग कि हम कंपनी है, पैरा 46 से याद आ गया, अगर हम पैरा 46 से फॉलो करें तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? एक और लाइबिलिटी नहीं, क्यों? ये क्या डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड था? नहीं था। इससे कोई डेप्रिशिएबल एसेट खरीदा था, कुछ बोला था? नहीं। तो बताओ कौन से अकाउंट में डेबिट कर देंगे इसको? कितनों को याद है वो नाम? गलत, फॉरेन करेंसी। आगे बताओ। वेरी गुड, मॉनिटरी आइटम। आगे बताओ। नहीं, ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट। ब्रैकेट में लिख लो, इफ ऑप्शन अंडर पैरा 46A is availed। सर डेटर में क्यों नहीं लिखा था ये फर्स्ट पार्ट में? फर्स्ट पार्ट में तो लिखा नहीं हमने ये चीज। वेरी गुड, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म आइटम नहीं था। ये सिर्फ कौन सा आइटम पे अप्लाई होता था? लॉन्ग टर्म मॉनिटरी आइटम्स पे होता था। ठीक है, हो गया? तो देखो मैं कह रहा हूं, पढ़ मत लेना इनका आंसर गलती से। दिख रहा है रायता? वो तो गलती करी है उन्होंने। यहाँ पे लास्ट में 5 लाख रुपीस कहीं माइनस कर दिया, वो गलत किया। वो तो मैंने बोल ही रहा हूँ, आई जाएगा, मैंने पहले बताया था आंसर गलत है। अमाउंट छोड़ो, अगर तुम आप ऐसे प्रेजेंटेशन भी दिखोगे तो बहुत रायता दिखेगा आपको। दिख रहा है आपको रायता? अंदर ही अंदर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट घुसा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन सिंपल रखो भाई, एग्जामिनर भी चेक करेगा तो सिंपल प्रेजेंटेशन आपको इजीली चेक कर पाएगा वो। तो ये प्रेजेंटेशन आपकी सिंपल है, आपने एक एक चीज लिखी है कि आप कहाँ पे कौन सी डेट को क्या कैलकुलेट कर रहे हो, एक लाइन में बताएगी कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, ना कि आप एक ही लाइन में ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट घुसा रहे हो, रायता फैला रहे हो। ठीक है ना? तो प्लीज, इसलिए मैंने स्पेशली कराया आपको, एक बार डिस्कस करके, एक बार प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो, तो एक और छोटा सा क्वेश्चन जो थोड़ा सा रीसेंट एग्जाम में आया हुआ है। ये थोड़ा नई वैरायटी का क्वेश्चन है, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, जैसा आपके स्टडी में एट वगैरह पे नहीं है, इसलिए करा भी रहा हूं आपको। है आसान, ठीक है, छोटा और आसान क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का। क्या कह रहा है? वो कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ट्रावर लिमिटेड इज एन इंडियन इंपोर्टर। ठीक है, हम इंडियन इंपोर्टर है। इट इंपोर्ट्स गुड्स फ्रॉम ट्रू व्यू लिमिटेड सिचुएटेड इन लंदन। तो हम लंदन से गुड्स इंपोर्ट करते हैं। ट्रावल लिमिटेड हैज अ पेबल ऑफ, बताओ लंदन की करेंसी को क्या बोलते हैं? यूके की, हाँ, पाउंड्स। ठीक है, जीबीपी। तो 50,000 पाउंड्स। तो हमारी लाइबिलिटी कितने पाउंड्स की है?
50,000, मतलब ये क्रेडिटर है। सिंपली स्पीकिंग ये क्या है? क्रेडिटर है, क्योंकि हमने गुड्स खरीदे हुए हैं। ट्रू व्यू लिमिटेड हैज गिवन ट्रैवल लिमिटेड द फॉलोइंग 2 ऑप्शंस। तो हमारे क्रेडिटर ने हमें 2 ऑप्शंस दिए। उसने बोला या तो आप इमीडिएटली पे करो कैश में, मतलब आप आज ही पे कर दो और बदले में 1% का कैश डिस्काउंट ले लो, या दूसरा ऑप्शन क्या दिया कि आप 6 महीने बाद पे करो विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन द पेबल अमाउंट। या तो आज पे करो और 1% का कैश डिस्काउंट ले लो, या तो 6 महीने बाद पे करो और 5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दो। हाँ, मतलब वो तो ऑब्वियसली वो 6/12 करोगे तो वो 2.5 हो जाएगा, वो तो सॉल्व करते वक्त। तो मैं तो सिर्फ 5% पर एनम बोल रहा हूं। अच्छा, द बोरिंग रेट फॉर ट्रावर लिमिटेड, मतलब हमारी इन रुपीज इज 15% पर एनम। मतलब आज अगर हम लोन लेने जाएं अपने कंट्री में, अपने खुद के इंडिया में, तो हमें 15% पर एनम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। द फॉलोइंग आर द एक्सचेंज रेट्स। आज का एक्सचेंज रेट है 97 रुपीज पर पाउंड, और 6 महीने बाद का एक्सचेंज रेट कितना होगा? 99 रुपीज पर पाउंड। आपको बताना है दोनों में से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेटर है, हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। तो वी हैव 2 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि आज ही पे करो और 1% का कैश डिस्काउंट ले लो। अब पाउंड्स में देखोगे तो आपको आंसर बड़ा सिंपल लगेगा, बट रियलिटी में आंसर इतना सिंपल। हाँ, तो पहली बात जो आपको समझनी है वो ये है कि भाई हमारी खुद की बोरिंग कॉस्ट क्यों दी हुई है, किसी रीजन से दी है, समझ के करना है। तो देखो वो आपको मैं बताता हूं ये बोरिंग कॉस्ट क्यों दे रहा है आपको आज की, वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि देखो इसका मतलब अगर आप आज पे करना चाहते हो तो आपको बोरो करना पड़ेगा। आपके पास पैसा नहीं है, मानो जैसे पर्सनल लोन नहीं लेते, ऐसे ही 15% के रेट ही तो चलते हैं पर्सनल लोन में, या इवन क्रेडिट कार्ड में भी चलते हैं, जो भी है। मतलब पॉइंट है कि आज अगर आप पे करोगे तो आपको देखो कितना भारी अमाउंट पे कर रहे हैं। 50,000 पाउंड कोई छोटा अमाउंट होता है क्या? नहीं होता, बहुत बड़ा अमाउंट होता है वो। तो आज अगर आपको पे करना है तो आज आपको क्या लेना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा। इसीलिए वो आपको आज का बोरिंग कॉस्ट या जो भी है बोरिंग रेट दे रहा है। ठीक है, तो ये बोरिंग रेट जो है ना, पता है कौन से ऑप्शन पे अप्लाई करेगा? फर्स्ट वाले ऑप्शन पे। समझ में आ गया? अब बताओ। देखो, हाँ बताओ, चलो। देखो हमेशा काम करो सिस्टमैटिक वे में। सबसे पहले आपके पास 2 ऑप्शन है, तो दिमाग में बाइफर्केशन कर लो, एक ये ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। फिर एक ऑप्शन की सोचो, फिर दूसरे ऑप्शन की सोचो। खिचड़ी पका के सोचोगे तो सही सोचते सोचते भी भटक जाओगे। तो पहले आप मतलब सोचो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इमीडिएटली पे करने का, पे इमीडिएटली, और आज पे करके क्या अवेल कर लो? एंड अवेल कैश डिस्काउंट। अब सोचो इस ऑप्शन के लिए, आप सोचो ठीक है। तो देखो पॉइंट ये है कि आज मुझे कितने पाउंड्स पे करने हैं? 50,000 पाउंड्स पे करने हैं, अमाउंट पेबल। इसमें से आपको अगर आज पे कर रहे हो तो 1% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसमें से मैं कैश डिस्काउंट माइनस कर लूं 500, हाँ 500 पाउंड्स। तो अल्टीमेटली आप पे कितना करोगे? मतलब आज अगर पे करोगे तो टेक्निकली स्पीकिंग आपको कितना पे करना है? 49,500 पाउंड्स। ठीक है, अमाउंट पेबल आफ्टर डिस्काउंट। अब इसको करो, आज पे करोगे ना इसको, तो आप इसको आज के रेट से रुपीस में कन्वर्ट करो। भाई हमें तो रुपीस में चेक करना है कि हमारे जेब से रुपयों में कितना पैसा जाएगा। तो बताओ, अमाउंट पेबल इन INR।
चलो, तो 49,500 पाउंड्स मल्टीप्लाइड बाय एक्सचेंज रेट आज का कितना चल रहा है? 97। 48 लाख, ठीक है, तो 48,01,500। अब इतना अमाउंट पे करने के लिए हमको क्या चाहिए? लोन चाहिए, ठीक है। तो प्लस इंटरेस्ट, कितने महीनों का इंटरेस्ट निकालोगे बताओ? 6 महीने का। आप ही बता रहे हो तो आप ही बता दो क्यों? क्योंकि हमारे पास एक आज का है और एक 6 महीने बाद का है, तो हमारा वो 6 महीने का ही कंपैरिजन पीरियड है। चलो, तो बताओ, आज मैं लोन लूंगा 48,01,500 का, मल्टीप्लाइड बाय 15% का रेट था शायद, इंटू 6/12, 48,01,500 इंटू 7.5%, 3,60,1 क्या करूं, राउंड ऑफ कर दूं क्या? 113 कर ले, अप्रोक्सीमेटली 2.5 भी छोड़ सकते हो। तो फाइनल हमारा टोटल अमाउंट कितना पड़ रहा है? तो अल्टीमेटली मतलब पॉइंट ये कि हमारी जेब से टोटल कितना पैसा जा रहा है, हमारी जेब से कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है? 51 लाख समथिंग हो रहा है, 51,61,613। तो इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं। फर्स्ट ऑप्शन में मैं इसको बोल ही देता हूं, अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लो। पहले ऑप्शन में मेरा कैश आउटफ्लो कितने रुपए का होगा? 51,61,613 का होगा, सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2, पे आफ्टर 6 months with interest। पे आफ्टर 6 months with interest। तो अगर आप 6 महीने बाद पे करोगे तो बताओ आपको 6 महीने बाद कितना पे करना पड़ेगा? अमाउंट टू बी पेड, चलो पहले तो पाउंड्स में चेक करो, पहले तो वही पाउंड्स में क्लियर कर लो। 50,000 पाउंड्स है। अच्छा, अब 6 महीने बाद पे करोगे तो इस पे आपको इंटरेस्ट भी साथ में पे करना पड़ेगा। जैसे ऊपर वाले ऑप्शन में हमने पाउंड में डिस्काउंट माइनस करा था, अब हमें पाउंड में इसी अमाउंट पे इंटरेस्ट ऐड करना है। तो 50,000 पाउंड, ये सही बोल रहे हो, आई थिंक 5% का रेट है, और अगेन वही 6 महीने का इंटरेस्ट, तो कितना आ रहा है ये? 2500। तो फाइनल आफ्टर इंटरेस्ट हमें कितना पे करना है? 52,500। तो अमाउंट टू बी पेड मतलब पाउंड्स में आफ्टर इंटरेस्ट, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, बोलते वही है, जीबीपी बोलते हैं, ठीक है। अब 6 महीने बाद मुझे अल्टीमेटली इसका मतलब कितने पाउंड पे करने पड़ेंगे? 52,500 पाउंड पे करने पड़ेंगे। अब मैं तो क्या चेक कर रहा हूं? इन INR, रुपीस में, ठीक है। तो अमाउंट टू बी पेड इन INR, तो मेरा फाइनल कैश आउटफ्लो कितना होगा? तो 52,500 पाउंड्स में 6 महीने बाद पे करूंगा, और 6 महीने बाद का इंटरेस्ट रेट कितना है, सॉरी ये आपका एक्सचेंज रेट कितना है? 99 रुपीज। कितना? 51,97,500। हाँ, मतलब ये फाइनल कैश आउटफ्लो हो गया। तो अब बताओ दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा? दोनों में से जहां पे हमारा कम पैसा आ रहा है, कम अमाउंट आ रहा है। ये 2500 सही आया था क्या?
आपने वो नहीं करा, 6 मंथ से डिवाइड ही नहीं करा। 1250 है ना ये, इसलिए मैं बीच बीच में कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ। 51, ये भी 51 250, 51 250 मल्टीप्लाइड बाय 99, तो ये आ रहा है रुपीस में, ये है सही। देख रहे हो, एक छुटकी सी मिस्टेक आपको कितनी भारी पड़ सकती है। ये प्रूफ हो गया आज। अच्छा, ये गलती हो गई, ये गलती होगी तो आपको दिखेगा। इतनी सी मिस्टेक, मतलब 6/12 आपने लिखा भी होगा बट आप कैलकुलेटर पे हिट करना भूल गए। इतनी सी गलती और आपका फाइनल आंसर पूरा, मतलब आपका कंक्लूजन ही गलत हो रहा था। 5% फॉर 6 मंथ्स था, तो मुझे लगा कि 5% नहीं, 5% पर एनम था वो। ये मारो अपने दोस्त को, बगल में बैठा, इसने कंफ्यूजन क्रिएट करी थी, उसने कंफ्यूजन क्रिएट करी थी क्वेश्चन पढ़ते वक्त। तो करके बैठे थे तो आप ही बता देते, आप ही गलती ठीक कर देते। क्वेश्चन पढ़ते हुए जो उसने बीच में घुसाया था ना, वो तब कंफ्यूजन क्रिएट हुई। लेकिन देख लो भाई, एक छोटी सी गलती और आपका देखो पूरा फाइनल आंसर ही गलत आ रहा था। बट चलो कोई नहीं, पता लग गया आपको। तो अब बताओ फाइनल, विच ऑप्शन इज बेटर? ऑप्शन नंबर 2। तो देयरफॉर ऑप्शन 2 इज बेटर। बस खत्म, और क्या बोलोगे? ज्यादा जस्टिफाई करना है, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत करोगे आप। सिंस इट इन्वॉल्व्स लोअर कैश आउटफ्लो। ठीक है, चलो तो बस एक क्वेश्चन और, फिर फाइनली खत्म हो जाएगा हमारा। ये भी मतलब थोड़ा सा अलग शक्ल का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअली कुछ अलग नहीं है, शक्ल अलग है बस क्वेश्चन की। आ जाओ इस पे। अब यूरोज आ गया, हाँ। तो अब गलती नहीं करनी, ठीक है? अब एक बार में सही आंसर निकालना है। फिर से कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Karna Limited is an Indian company, has the following foreign currency transactions during the financial year 22-23। आसान है वैसे क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट कह रहा है, ऑन 1 जुलाई 2022 हमने ट्राई लिमिटेड से गुड्स इंपोर्ट करे अमाउंटिंग टू ₹30,96,000। फिर से वही बात है, उसने रुपीज में दे दिया आपको, उसने आपको रुपीज में दे दिया। जबकि आप अगर जर्मनी से इंपोर्ट कर रहे हो तो आप तो क्या पे कर रहे हो? आप तो पाउंड नहीं होता, यूरो होता है, यूरो। अच्छा, इसी तरह से सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या है? ऑन 1 अक्टूबर 2022, डेट्स थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम लूसी लिमिटेड, अ जर्मन बेस्ड कंपनी। यहां पे उसने यूरो दिया है 18,500 यूरो। अच्छा, द अमाउंट वॉज पेड ऑन द डेट ऑफ इंपोर्ट इटसेल्फ। ओके, तो मतलब ये क्रेडिट पे, उधारी पे नहीं लिया आपने, जिस दिन खरीदा हाथ के हाथ उसी दिन पेमेंट कर दी। फिर थर्ड कह रहा है, ऑन 1 दिसंबर 2022, डेट इंपॉर्टेंट, एक्सपोर्टेड गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब एक्सपोर्टेड गुड्स ऑन क्रेडिट मतलब क्रेडिट सेल हो गई सिंपली, टू क्रीम लिमिटेड, अ जर्मन बेस्ड कंपनी, अमाउंटिंग टू, फिर से देखो, फिर रुपीज में दे दिया उसने 50,40,000। जबकि एक्चुअली में जब आपने बेचा होगा तो किस में बेचा होगा? यूरो पे बेचा होगा। ऑल द अबव ट्रांजैक्शंस वर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, सिंपली स्पीकिंग स्पॉट रेट। कह रहे हैं तीनों ट्रांजैक्शंस हमने जो रिकॉर्ड करी है, हमने स्पॉट रेट पे करी है, अपनी अपनी ट्रांजैक्शन की जो स्पॉट रेट थी उस पे करी है। इग्नोर टैक्सेस,
एंड ड्यूटीज ऑन द अबव ट्रांजैक्शन। टेक्निकली तो इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी वगैरह भी आती है, बट वो कह रहे हैं उसको इग्नोर कर दो। पेमेंट ड्यू फ्रॉम क्रीम लिमिटेड एंड पेमेंट ड्यू टू ट्राई लिमिटेड, मतलब एक डेटर है क्रीम लिमिटेड और ट्राई लिमिटेड हमारा क्या है, क्रेडिटर है। समझ में आ गया? क्रीम लिमिटेड क्या है, डेटर है, ट्राई लिमिटेड क्या है, क्रेडिटर है, और दोनों भी आपके मॉनिटरी आइटम्स हैं, बोथ आर मॉनिटरी आइटम्स, और दोनों भी आउटस्टैंडिंग है ऑन 31 मार्च 2023, दोनों भी आउटस्टैंडिंग है। रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन रिपोर्टिंग करेंसी एंड फॉरेन करेंसी ऑन डिफरेंट डेट्स आर एज अंडर। देखो तीनों भी ट्रांजैक्शन की उसने डेट दे रखी है आपको, उसका रेट दे रखा है तीनों भी ट्रांजैक्शंस का, और साथ में आपको क्लोजिंग रेट दे रखा है। ये आपको तीनों भी ट्रांजैक्शंस की स्पॉट रेट बता रखी है, और ये आपको बैलेंस शीट रेट, क्लोजिंग रेट। यू आर रिक्वायर्ड एज पर AS 11 to show at which above items, to show value at which above items will appear in balance sheet as on 31st March 2023। तो अब बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे? पता है बैलेंस शीट में क्या क्या दिखाना है आपको, बताओ। हाँ, बैलेंस शीट में देखो एक डेटर आएगा, एक आएगा आपका क्रेडिटर, कहाँ गया, यही है ट्राई लिमिटेड, हाँ एक आएगा आपका प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, आने को तो इन्वेंट्री भी आना चाहिए, बट इन्वेंट्री में क्लैरिटी नहीं है हमको, इन्वेंट्री में क्लैरिटी नहीं है क्योंकि इन्वेंट्री कॉस्ट पे आता है, तो हमें क्लैरिटी नहीं है कि भाई एग्जैक्ट 31 मार्च को कितनी इन्वेंट्री है, बट हाँ प्लांट एंड मशीनरी में हमें क्लैरिटी है। तो एक तो आपको ये बताना है, और दूसरा क्या निकालना है आपको, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गेन लॉस ऑन ईच ऑफ द अबव ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंसेस। तो आपको 31 मार्च को एक्सचेंज डिफरेंस निकालना है, और अगेन मुझे बताओ एक्सचेंज डिफरेंस का फायदा नुकसान सिर्फ दो आइटम्स पे आएगा अगेन, हाँ डेटर और क्रेडिटर पे आएगा, बिल्कुल सही बोला, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, फर्स्ट एंड लास्ट भी नहीं, हाँ फर्स्ट एंड लास्ट, इसमें नहीं आएगा, इसमें क्यों नहीं आएगा बताओ? हाँ क्योंकि हमने जिस दिन आया उसी दिन पेमेंट कर दी, तो भाई जिस दिन की ट्रांजैक्शन हुई उसी रेट पर आपने पेमेंट भी कर दी, तो यहां तो कोई फायदा या नुकसान हुआ ही नहीं, सेम रेट पे खरीदा उसी रेट पे पे कर दिया, तो कोई फायदा नुकसान हुआ ही नहीं। लेकिन फर्स्ट और थर्ड में हुआ क्योंकि यहां पे आपकी उधारियां हैं। हाँ तो बताओ, पहले तो बैलेंस शीट में पूछ रहा है कैसे कैसे दिखाएंगे, फर्स्ट थिंग, फिर आपको फायदा या नुकसान पूछ रहा है, दूसरी चीज बताओ। तो पहले हमें आई थिंक कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी कुछ, क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो बहुत आसान है, बट एक चीज मिसिंग है हमारे पास, दो ट्रांजैक्शंस में हाँ यूरो की वैल्यू नहीं दी। तो पहले हमने गुड्स इंपोर्ट करे थे, चलो तो वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इन यूरोस, कौन सी डेट को करिए, चलो डेट भी लिख लेते हैं, ऑन 1 जुलाई 2022, दिस इज इक्वल टू तो रुपीस में कितना दे रखा है आपको, 30,96,000 डिवाइडेड बाय रेट कितना है आपका। अब बताओ 1 जुलाई का रेट लेना है, बस ध्यान से देना, मैं सब प्यार से सजा के दिया आपको, 86 है ना 36,96 डिवाइडेड बाय 86, हाँ सही है। तो यूरो आ रही है 36,000, फिर और क्या निकालना है हमको, वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड भी निकालना है ना हमको, वो भी आपको रुपीस में दे रखा है इन यूरोस। तो पहले डेट, कौन सी डेट को किया था हमने, 1 दिसंबर 2022। चलो तो कितने रुपए का हमने, 50,40,000, और रेट क्या लोगे,
84, हाँ, तो जिस दिन हमने एक्सपोर्ट करा उसका स्पॉट रेट ये रहा 84, तो 50,40,000 डिवाइडेड बाई 84, €60,000। ये हो गया। अब बैलेंस शीट के दिन पे आ जाओ। अब आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब कैलकुलेशन हमें ये करनी थी, अब हम अपना मेन आंसर निकाल सकते हैं। तो नहीं, पहले उसने फर्स्ट पार्ट में ये नहीं पूछा, फर्स्ट पार्ट में उसने बस ये पूछा बैलेंस शीट में किस चीज को क्या कैसे दिखाओगे, कितने वैल्यू पे दिखाओगे। समझ में आया क्या पूछ रहा है वो? प्रेजेंटेशन ऑफ आइटम्स इन बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2023। मतलब ये भी नहीं कि वो बैलेंस शीट बनाओ, ऐसा भी नहीं कह रहा, वो सिर्फ बता रहा है, पूछ रहा है कि बैलेंस शीट में किस चीज को कैसे कैसे दिखाओगे। तो एक तो आपके क्रेडिटर्स हैं, आप ट्रेड पेबल्स बोल लो, आप क्रेडिटर्स बोल लो, आप कुछ भी बोल लो, तो बताओ ये किस वैल्यू पे आएंगे? तो क्रेडिटर्स कितने के हमारे? क्रेडिटर्स हमारे 36,000 यूरोस के, राइट। तो 36,000 यूरोस। अब मुझे बताओ ये रुपीस में किस वैल्यू के हिसाब से आएंगे? हाँ, 90, राइट, क्योंकि ये मॉनिटरी आइटम है, हमने सीखा ही यही है ना कि मॉनिटरी आइटम बैलेंस शीट के दिन के जो रेट होता है, क्लोजिंग रेट होता है, उस पे आ जाता है। तो आपका क्रेडिटर 31 मार्च के रेट पर आ जाएगा। चलो मल्टीप्लाइड बाय 90, 36,000 इंटू 90, 32,40,000। ऐसी डेटर्स, तो वही है, आप या तो ट्रेड रिसीवेबल्स लिख लो, थोड़ा सा फैंसी वर्ड है, ना याद आए तो सिंपल डेटर्स लिख लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो 60,000 यूरोस, अगेन ये भी मॉनिटरी आइटम है, तो ये भी बैलेंस शीट के रेट पर आ जाएगा। ये तो आई थिंक 54 लाख आ रहा है, वो निकालना, वो सेकेंड पार्ट में पूछा है, वो सेकेंड पार्ट पे उसने पूछा हुआ है, ठीक है। तो जैसे उसने पूछा है उसी सीक्वेंस में आंसर कर रहे हैं। एक आइटम आप ही ने बोला था, प्लांट एंड मशीनरी, क्या ये मॉनिटरी आइटम है या नॉन मॉनिटरी आइटम है? ये नॉन मॉनिटरी है, ये नॉन मॉनिटरी आइटम है। तो नॉन मॉनिटरी आइटम में क्या याद है आपको? कॉन्सेप्ट पे करा था हमने, एक आइटम्स एट कॉस्ट, एक आइटम्स एट फेयर वैल्यू। तो कॉस्ट वाले को हम लेते थे, जिस दिन की कॉस्ट है उस रेट पे दिखाते थे, फेयर वैल्यू को हम लोग जिस दिन की फेयर वैल्यू है उस दिन के रेट पे दिखाते थे। तो ये फेयर वैल्यू पे तो नहीं है, कुछ बताया नहीं, तो ये कॉस्ट पे चल रहा है। तो बस जिस दिन की कॉस्ट है उस दिन का रेट आपको लेना है। चलो तो कितने, हाँ, तो 18,500 यूरो पे खरीदा था, और जिस दिन खरीदा था उस दिन का रेट क्या था? 88, तो ये इसी रेट पर आएगा, ठीक है। तो 18,500 यूरोस मल्टीप्लाइड बाय 88, कितना? 16,28,000। बस खत्म हो गया, इतना ही पूछा था फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। अब सेकंड पार्ट तो यार अब आप कर सकते हो, एक्सचेंज डिफरेंस पूछा है उसने। तो आप इन्हें, हाँ, आपने खुद ही बताया था, एक तो सर ट्रेड पेबल्स पे आएगा, एक ट्रेड रिसीवेबल्स पे आएगा। चलो तो ट्रेड पेबल्स 36,000 यूरोस के हैं, रेट में क्या हुआ?
जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई थी उस दिन का रेट क्या था? 86 था। आज का रेट कितना हो गया? 90। बढ़ गया, रेट बढ़ गया, तो 36,000 इंटू 90 माइनस 86 कितना? 1,44,000। और वेरी गुड, ये क्या है? ये लॉस है, क्योंकि रेट बढ़ रहा है और रेट बढ़ने की वजह से मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है। ट्रेड पेबल्स मेरी लाइबिलिटी है, तो मेरी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जा रही है इसकी वजह से, तो ये मेरा लॉस है। ऐसी ट्रेड रिसीवेबल्स कितने? 60,000 यूरोस थे। 60,000 यूरोस, हाँ कुछ भी बोलो। तो आज का रेट हो गया 90, जिसपे हम लेके आ चुके हैं इसको, और जिस दिन खरीदा था, ट्रांजैक्शन जिस दिन हुई थी उस दिन की रेट क्या थी? यहां पे यहां निकाला था 84 थी। 3,60,000। और यस, यहां पे क्या है? ये फायदा है। हाँ नेट कर सकते हो, उसने मांगा नहीं है वो नेट। उसने, अगर आप एक बार क्वेश्चन पढ़ना, कर लो इसको भी नेट, बट उसने क्या बोला है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गेन या लॉस ऑन ईच ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन। ठीक है ना? तो उसने इतना ही मांगा है नेट करने को। मतलब उसने ये नहीं पूछा कि बताओ पीएनएल में कितना डालोगे या पीएनएल में कितना रिकॉग्नाइज होगा, उसने ईच ट्रांजैक्शन पे बोला है। ठीक है, समझ में आ गया? और वैसे तो आपने बता दिया था, लेकिन सेकंड वाले में, सेकंड ट्रांजैक्शन में नो गेन नो लॉस, क्योंकि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उसी दिन उसी रेट पर हमने उसको सेटल भी कर दिया, तो रेट में कोई चेंज आया ही नहीं, तो नो फायदा नो नुकसान, खत्म। तो आ गया आपका आंसर, खत्म हो गया ये भी। ट्रेड रिसीवेबल में गेन कैसा आया? क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल एसेट है और रेट बढ़ने की वजह से मेरा एसेट बढ़ रहा है, डेटर बढ़ रहा है। यहां पे मेरे क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, क्रेडिटर बढ़ना मतलब लाइबिलिटी बढ़ना, और नुकसान हो गया। या मेरा डेटर बढ़ रहा है, डेटर बढ़ने का मतलब एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट बढ़ना मतलब फायदा हो गया। चलो, तो ठीक है, क्वेश्चंस हो गए सफिशिएंट।